वेलकम इन लेक्चर नंबर 23 ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन। इस प्रॉब्लम को अभी लेक्चर 22 में हमने एनर्जी मेथड से किया था और अब इसी सेम प्रॉब्लम को कोशिश कर रहे हैं कि डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल करके देखा जाए कि आंसर क्या आता है। और देखते हैं। प्रॉब्लम वही है कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसके एक एंड पर एक स्मॉल मास लगा है जिसका मास m है, दूसरे एंड पर इसको हमने हिंज किया हुआ है वर्टिकल वॉल से। हिंज होने का मतलब क्या हुआ कि ये इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर सकता है, मूव कर सकता है। दूसरा, इस रॉड की लेंथ कितनी है, स्मॉल b है, और रॉड के a लेंथ पे हिंज पॉइंट से a डिस्टेंस पर एक स्प्रिंग लगाई गई है। ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिक्स है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इस तरह का हमें सिस्टम दिया गया है और जब सिस्टम गिवन है एट दैट टाइम ये हमारा रेस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। मींस जब हमें क्वेश्चन मिला है तो इस वक्त इसकी पोजीशन रेस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो इसको हॉरिजॉन्टल में मेंटेन रखने के लिए इस स्प्रिंग का रोल होगा। क्यों होगा? अगर स्प्रिंग को हटा दिया जाए तो तुरंत गिर जाएगा। इट मींस स्प्रिंग ने इसको रोका हुआ है, और अगर स्प्रिंग ने रोका हुआ है तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा। फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग में एक डिफ्लेक्शन हुआ होगा पहले से, और उस डिफ्लेक्शन की वजह से इसको स्प्रिंग अपने ऊपर की तरफ खींच रही है ना। इट मींस जब क्वेश्चन गिवन है हॉरिजॉन्टल कंडीशन पर भी स्प्रिंग में एक स्टैटिक डिफ्लेक्शन है, इस वक्त ये स्प्रिंग अपनी इनिशियल ओरिजिनल लेंथ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेट नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमना चाह रहा है, और ये स्प्रिंग इसको रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। तो एच पॉइंट के अबाउट मास की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट और स्प्रिंग की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपस में इक्वल है। दैट्स वाई ये उस पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल है। तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से करते समय हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक बार निकाल कर रख लेते हैं कि स्टैटिक डिफ्लेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम स्प्रिंग में स्टैटिक डिफ्लेक्शन निकालना चाहें तो लेट स्टैटिक डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा स्टैटिक, है ना। तो अब जरा देखें क्या होने वाला है कि इस बॉडी का मास कितना m है, mg नीचे काम करेगा, mg इंटू ये लेंथ पॉइंट h के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। हम क्या लिखेंगे? बाय द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा m अबाउट पॉइंट h विल बी 0, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये हॉरिजॉन्टल है, रेस्ट में है, तो इसको फॉलो करेगा पॉइंट h के अबाउट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? mg इंटू इसका लेंथ कितनी हुई b, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू के इंटू डिफ्लेक्शन होता है। तो K हुआ हमारे पास कांस्टेंट, डिफ्लेक्शन कितना है? डेल्टा स्टैटिक। तो फोर्स कितना हो गया? K इंटू डेल्टा स्टैटिक इंटू ये फोर्स अपवर्ड लगेगा, डिस्टेंस कितनी होगी? स्मॉल a इंटू स्मॉल a। तो यहां से हम डेल्टा स्टैटिक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में रखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। तो इस रिलेशन से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जरा देखें कि डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने के लिए क्या हमें यूज करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि ये मास अब हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, यहां से यहां तक लाए फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा? ये मास इस टाइप से ऑसिलेट करेगा। किसी इंस्टेंट टाइम टी पर इसको हमने ऑब्जर्व किया तो पाया कि उस टाइम टी पर ये मास उस वक्त यहां पे इस पोजीशन पे है। ठीक है, ये पॉइंट मूव करके यहां आ चुका है, ये पॉइंट मूव करके यहां आ चुका है। ठीक है, अब जरा देखें कि अब इस पोजीशन पे ये इसकी पोजीशन क्या है? एट टी पे है। जब ये पोजीशन एट टी होगा तो इसका अपनी इनिशियल पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनिशियल पोजीशन हॉरिजॉन्टल थी, अब डिस्प्लेस होके यहां पहुंच गया। हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कितना है? दैट इज थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना है? थीटा। इस टाइम टी पर, इसी टाइम टी पर अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो वेलोसिटी कितनी होगी? थीटा को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा डॉट। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट, एंड दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा डबल डॉट। दोबारा से वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो इस पोजीशन पे ये वैल्यूज हमें मिल गई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब देखें कि इस एट द इंस्टेंट पोजीशन, इस टाइम टी पर इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। क्योंकि केवल एंगुलर मोशन हो रहा है तो फोर्स का हमें मूवमेंट देखना पड़ेगा। टॉर्क की बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे। तो देखें भाई क्या क्या हो रहा है। इस टाइम टी पर अब स्प्रिंग यहां लगी होगी कहीं पे, ये स्प्रिंग यहां लगी होगी। इस समय स्प्रिंग में कुल डिफ्लेक्शन कितना होगा? नेट डिफ्लेक्शन एट टी, एट टाइम टी की बात करें तो डिफ्लेक्शन कितना होगा स्प्रिंग में?
पहले तो इतना था, डेल्टा स्टैटिक पहले से ही था, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा ये डिस्टेंस, ये डिफ्लेक्शन हमारे पास और इसमें ऐड हो जाएगा, इसको मान लेते हैं डेल्टा। तो डेल्टा स्टैटिक भी होगा और प्लस टाइम टी पर जो डेल्टा आया है ये भी हो गया होगा। अब स्प्रिंग में इतना डिफ्लेक्शन है तो स्प्रिंग इसके ऊपर अपवर्ड इसको इसकी वजह से फोर्स लगाएगा, ठीक है। अच्छा जरा बात करें डेल्टा होगा कितना। डेल्टा देखिए इस फिगर में, देखिए ये एक सर्कुलर आर्क है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करें तो आप कह सकते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू थीटा, ए इंटू थीटा, है ना। तो ये हमारे पास ए इंटू थीटा क्या आ गया, डेल्टा डिफ्लेक्शन एट टाइम टी। तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो गया, विल बी डेल्टा स्टैटिक प्लस ए इंटू थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब जरा देखें कि क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं। तो इस स्प्रिंग की वजह से इस पॉइंट के अबाउट एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इस पॉइंट पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। जब फोर्स ऊपर लगेगा तो इस फोर्स की वजह से एच के अबाउट एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होगा। तो एक तो डेवलप होगा, इसको कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, के इंटू डिफ्लेक्शन, तो के इंटू डेल्टा स्टैटिक प्लस ए थीटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो मास को अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, वापस लाने की कोशिश करता है, इसलिए इसे कह रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की बात हो रही है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग फोर्स हुआ। तो ये तो एक लगा, स्प्रिंग फोर्स लगा। तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से मूवमेंट क्या आएगा इस पॉइंट के अबाउट, स्प्रिंग फोर्स इनटू ये डिस्टेंस कितना है ए, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या लगेगा, इस वेट का मास लगेगा mg, जो पहले भी लग रहा था अभी भी लगेगा, वो कहीं भी रहेगा उतना ही रहेगा। तो mg इनटू ये लेंथ, ये इसको चाह रहा है कि और नीचे जाए, ये क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है। तो दो तो दिखाई पड़ गए, एक स्प्रिंग फोर्स की वजह से मूवमेंट और एक मास की वजह से मूवमेंट, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट जो आ रहा है, दो ये हो गए। और क्योंकि सिस्टम में हमारे पास एक्सेलरेशन है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है तो उस पर एक इनर्शिया फोर्स या इनर्शिया टॉर्क, इनर्शिया मूवमेंट भी काम करता है, वो भी लगेगा। तो जरा देखते हैं कि डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल लगाते हैं, सॉल्व कैसे होता है ना। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाई डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए भाई देखा जाए। तो पता क्या चला कि पहला मूवमेंट किसका लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं मास का ले लेते हैं। mg अभी भी नीचे लग रहा है, mg पॉइंट h के अबाउट देखेंगे, अबाउट h, ठीक है। तो h के अबाउट हमने मूवमेंट लिया तो क्या लिखा, mg मास इंटू डिस्टेंस कितनी आई, स्मॉल b इंटू स्मॉल b। एक तो ये हो गया कि ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। उसके अलावा क्या, ये क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज रिस्टोरिंग टॉर्क क्या लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स जो कि इतना है इंटू डिस्टेंस क्या होगा a, ठीक है, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं, और ये कितना हो गया हमारे पास, k इंटू डेल्टा स्टैटिक प्लस ए थीटा, ये तो है ना स्प्रिंग फोर्स हुआ, दिस इज स्प्रिंग फोर्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, डिस्टेंस दैट इज स्मॉल a, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बाय स्प्रिंग फोर्स। अच्छा आफ्टर दैट, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो इनर्शिया टॉर्क, इनर्शिया मूवमेंट हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो एक यहां पे इनर्शिया टॉर्क या इनर्शिया मूवमेंट लगेगा एच पॉइंट के अबाउट, जो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, तो इनर्शिया मूवमेंट इधर लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये हुआ इनर्शिया टॉर्क या इनर्शिया मूवमेंट, इनर्शिया मूवमेंट। ये कितना होगा, आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा, वेर आई क्या है, आई इज द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जैसे ही हमने इसके ऊपर एक इनर्शिया टॉर्क लगाया, इस सिस्टम को हम रेस्ट कंडीशन में मान सकते हैं बाय डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, रेस्ट कंडीशन में मान सकते हैं। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान सकते हैं। और जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान सकते हैं तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं, सिग्मा एफ एस इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0। वही सिग्मा एम इक्वल टू 0 यहां लगाने की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा आई क्या चीज है, जरा आई देख लेते हैं। आई है इस बॉडी का इस पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आई का मतलब क्या हुआ, अबाउट पॉइंट एच, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट, अबाउट एच पॉइंट। तो आई एच का फॉर्मूला हमें मालूम है,
आई एच इक्वल टू होगा इस सिस्टम के लिए एम आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एच, ठीक है। और अल्फा का मतलब क्या हुआ, अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, थीटा डबल डॉट, तो अल्फा को क्या लिखेंगे, थीटा डबल डॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास आई अल्फा की वैल्यू आई, तो आई का मतलब क्या हो गया, अच्छा ये होगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस में ले रहे हैं तो ये भी माइनस का हो गया, माइनस आई अल्फा, आई अल्फा का मतलब क्या हो गया, एम आर स्क्वायर आई, और अल्फा का मतलब क्या हो गया, थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा हमने इस पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 किया, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसमें प्लस माइनस चेंज कर लेते हैं यहां से, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, फिर से अगर इसको लिख लें तो एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस, इसको प्लस में ले लें, के इंटू डेल्टा स्टैटिक और प्लस के इंटू ए थीटा, इसको माइनस में कर लेंगे, माइनस एम जी इंटू बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए जरा इस इक्वेशन से एम जी इंटू बी और ये वैल्यू आपस में इक्वल है, एम जी इंटू बी और ये वैल्यू आपस में इक्वल है, एक प्लस है एक माइनस है, तो बाय दिस रिलेशन इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ हमारे पास एक, अच्छा यहां छूट गया भाई, छूट गया है, और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, के ए स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया यहां से, ठीक। और वैल्यू हमारे पास क्या आई, एम आर स्क्वायर, या ऐसे लिख लें इसको शॉर्ट में जल्दी से, थीटा डबल डॉट प्लस के ए स्क्वायर डिवाइड बाई एम, अच्छा एम सॉरी, ये जो आर है हम यहां आर क्या ले रहे हैं, दैट इज बी, दैट इज बी, बी, और रेडियस का मतलब क्या है, फुल लेंथ कितनी है बी, तो आर के बदले क्या होगा बी, तो यहाँ पे बी होगा एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर, तो ये हो गया एम बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिल गई। एनर्जी मेथड में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यहां नहीं करना पड़ता, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर दिस सिस्टम, एंड वी नो, क्या मालूम है, वी नो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, किसी भी एसएचएम की इक्वेशन कि y डबल डॉट मीन्स एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक एसएचएम की इक्वेशन होती है। इसको ध्यान से देखा जाए तो दोनों सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी एसएचएम का है, इसीलिए हम कह पाते हैं कि ये सिस्टम हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, और जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के ए स्क्वायर डिवाइड बाई एम डी स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए डिवाइड बाई बी अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। ये हमें रिलेशन मिल गया ओमेगा का, ठीक है। और इस ओमेगा को नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों कहेंगे, क्योंकि सिस्टम अनडैम्प्ड है, फ्री है, तो अनडैम्प्ड फ्री सिस्टम की जो भी फ्रीक्वेंसी आती है उसी को कहा जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दैट्स वाई यहां एक टर्म ऐड कर रहे हैं एन, एन का मतलब क्या है, नेचुरल, नाउ इट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सिस्टम। यहां हमने देखा कि पिछले प्रॉब्लम में, पिछले लेक्चर में इसी प्रॉब्लम को एनर्जी मेथड से किया, अभी इसको डीएलेम्बर्ट से किया, और दोनों की केस में रिलेशन हमारे सेम आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी दिखाई पड़ सकती है कई बार एनर्जी मेथड में और कई बार डीएलेम्बर्ट मेथड में, ये प्रैक्टिस के बाद ही सॉल्व हो पाएगा, आप जान समझ पाएंगे कि किस प्रॉब्लम में किस टाइप के मेथड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस।